हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञान आरएस एकेडमी के ऑनलाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का पार्ट सेकंड। ठीक है, 4 चैप्टर तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। ठीक है, तो देखो, राज्य में मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? टोटल 21,176 मेगावाट थी। कितनी थी टोटल? 21,176 मेगावाट। ठीक है, और उसमें से 2021 में दिसंबर 2020 तक 660 मेगावाट की वृद्धि हुई। तो मार्च 2020 तक कितनी थी? 21,176, और दिसंबर 2020 तक कितनी हो गई? 21,836। तो टोटल 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है मार्च से दिसंबर 2020 तक। तो मार्च से दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट की वृद्धि हुई है? 660 मेगावाट की। ठीक है, अब ये जो सारणी है, इसके आधार, इस सारणी में बहुत सारे फैक्ट है जो हमें याद करने हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 तरीके से दी गई है। ये तो राज्य की स्वयं की और भागीदारी की परियोजना है। ये केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन है, और ये RREC, RSML और निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा की परियोजना है। तो टोटल सबसे ज़्यादा इन तीनों को मिला के, ये जो चीज़ें हैं इन तीनों को मिला के, ठीक है, तो तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सबसे अधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है तापीय ऊर्जा। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है उत्पन्न, वो कौन सी होती है? किसके माध्यम से होती है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न? ताप संयंत्रों के माध्यम से, तापीय ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है हमारा गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है हमारे पास, उसमें सबसे अधिक जो ऊर्जा जिससे उत्पन्न हो रही है वो है पवन ऊर्जा। कितनी हो रही है? 3734.10 मेगावाट। याद कर लो इसको, 3734.10 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और सौर ऊर्जा के जो हो रही है वो हो रही है हमारी 2178। तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक किससे हो रही है? तापीय ऊर्जा से। पूरे सब तरीके की जो भी ऊर्जाएं हैं उनमें सबसे अधिक किससे मिलती है विद्युत ऊर्जा? हमें तापीय ऊर्जा से। ठीक है, उसके बाद पवन ऊर्जा से 3734 और सौर ऊर्जा से 2178। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे चलकर ऊर्जा की उपलब्धता के हिसाब से। ठीक है, कुछ डाटा इम्पोर्टेंट। ग्रामीण विद्युतीकरण, देखो 100% का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, उसको पूरा करना है सरकार को। तो दिसंबर 2020 तक 43,199 गाँव में जो है विद्युतीकृत हो चुका है। 1.14 लाख जो है ढाणियाँ हैं, और 93.88 लाख जो परिवार है उनमें विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो ये याद कर लो कितने गांव हैं? 43,199 गांव हैं। उसके बाद एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है वो किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना
और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको विद्युत की सुविधा प्रदान करना। क्लियर? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीएम कुसुम योजना, ये हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके। पीएम कुसुम जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ये किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना स्वीकृत की गई है। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम योजना क्या उद्देश्य क्या है? सोलर पंप लगाना। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन। देखो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसकी क्षमता है बहुत अधिक। क्यों है? क्योंकि राजस्थान में जो अधिकतम सौर दिवस है, ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमताओं के प्रमुख घटक लिखिए, तो वो इसी पैराग्राफ से था कि अधिकतम जो सौर दिवस है राजस्थान में वो कितने? 325 दिवस है। तो ये भी प्री में भी ये क्वेश्चन है कि कितने सौर दिवस है? 325। ठीक है, और सौर की जो क्षमता है हमारे यहाँ पे, सौर ऊर्जा की जो क्षमता स्थापित की जा सकती है वो कितनी की जा सकती है? यहाँ पर 142 गीगावाट। 142 गीगावाट की यहाँ पर क्षमता बनती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट इंपोर्टेंट ये और देखो कि राज्य में दिसंबर 2020 तक 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हो चुके हैं। देखो दो चीजें हैं, उनको क्लियर कर लो अभी। सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता तो कितनी है? 21.78.10 मेगावाट। तो ये तो है सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इतना उत्पादन हम कर रहे हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा संयंत्रों की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो है 5002 मेगावाट। 5002 मेगावाट के जो ऊर्जा संयंत्र है वो हम लगा चुके हैं। दोनों क्लियर? 21.78 तो कर रहे हैं उत्पादन और 5002 मेगावाट के संयंत्र हम लगा चुके हैं। चलो नेक्स्ट अब हमारे जो सोलर पार्क है उनके प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखो बड़ला जोधपुर, ठीक है, इसमें 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में लग रहा है। पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ला जोधपुर, कहाँ पर है सबसे बड़ा सोलर पार्क? बड़ला जोधपुर में। ठीक है, और कितनी क्षमता है इसकी? 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है और 4 चरणों में ये लगेगा। क्लियर? प्रथम चरण में ये 65 मेगावाट का लगेगा, दूसरे में ये 680 मेगावाट का, और तीसरे में 1000 मेगावाट, और चौथा है 500 मेगावाट। तो बड़ला जो जोधपुर का जो संयंत्र है उसकी कुल क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा जो ये बड़ला जोधपुर का जो सोलर पार्क है इसका प्रथम फेज कौन बना रहा है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का है। ठीक है, तो 3 निर्माणाधीन है उसके अंडर में हमारे यहाँ पर राजस्थान। तो सबसे पहले फलौदी पोखरण सोलर पार्क जोधपुर में, फलौदी जोधपुर में है। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है ये, और 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसमें जो साथ में है वो है मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी। तो नवी और नवीनकरणीय मंत्रालय और मैमर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी मिलकर फलौदी जोधपुर में सोलर पार्क बना रहे हैं 750 मेगावाट का। उसके बाद एक है हमारा फतेहगढ़। ठीक है, तो फतेहगढ़ में 1500 मेगावाट का है, संयुक्त उपक्रम है, और ये सरकार और मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो नवीन और नवीनकरणीय मंत्रालय और मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फतेहगढ़। उसके बाद
नोक जो है जैसलमेर में है, ठीक है। 925 मेगावाट का सोलर पार्क लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो विकास है जो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट द्वारा मिलकर किया जा रहा है, ठीक है। 3 हमारे पार्क हो गए। इसके आगे देखते हैं पवन ऊर्जा कार्यक्रम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सौर ऊर्जा की बात करी थी कि सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है वर्तमान में 2178.10 मेगावाट है और अधिष्ठापित जो ऊर्जा संयंत्र है वो है 5002 मेगावाट। सेम वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि देखो राज्य में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट और दिसंबर 2020 तक कुल 4337.65 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो कितने मेगावाट के यहाँ पे संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 4337.65 मेगावाट के, ठीक है। और कितनी ऊर्जा पवन से कितनी ऊर्जा बना रहे हैं हम? 3734 मेगावाट। और संयंत्र कितने हो गए? 4337 मेगावाट। बायोमास ऊर्जा का देखते हैं। राज्य में बायोमास ऊर्जा में क्या है अपने पास? तूड़ी और जूली फ्लोरा, ये उसके उत्पाद जिससे हम बायोमास ऊर्जा बना सकते हैं। और दिसंबर 2020 तक 120 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2020 तक 13 संयंत्र स्थापित है 120 मेगावाट क्षमता के। इसके बाद हम देखते हैं आगे सड़क में हमने क्या प्रगति करी है, सड़क का डाटा देखते हैं। देखिए 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि मार्च 2020 तक जो सड़क मार्ग है हमारे पास वो कितना किलोमीटर का हो गया है? मार्च 2020 तक सड़क जो मार्ग है वो 2,69,000, ठीक है, 28.16 किलोमीटर हो गई है सड़क, ठीक है। और 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है? 76.81। जो राष्ट्रीय घनत्व कितना है? 152.4। तो राष्ट्रीय घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कम है। लेकिन हमारी टोटल जो सड़क है वो कितने किलोमीटर हो गई है? 2 लाख। ये तो ये भी याद रख लो, सीधा पूछ सकता है। 2,69,028.16 किलोमीटर और घनत्व है 78.61। इसके बाद हम देखते हैं हमारे आधारभूत संरचना में के टॉपिक में हमारे क्या है जो हमें अभी पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊर्जा वाला ही टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद सड़क का हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज़ है, एक फैक्ट है, वो बता देता हूँ। डाक और दूरसंचार सेवाएं। तो डाक और दूरसंचार में जो याद रखने का है वो बस यही है कि मार्च 2020 के अंत तक, ठीक है, कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? 10,307। तो कुल डाकघरों की संख्या कितनी हो गई? 10,307। और टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या है 660.20 लाख। ये सब जो डाटा बता रहा हूँ ये पुराने वर्षों के आधार पे ही बता रहा हूँ और आगामी कि ये इस तरीके से ये सब पूछे हुए हैं। ये कोई वो नहीं है कि यार ये कैसे आएंगे, ये इनको थोड़ी कोई पूछेगा। आरपीएससी आर्थिक समीक्षा से कुछ भी पूछ सकती है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो 10,360 टोटल डाकघरों की संख्या है और 660.20 लाख हमारे जो है टेलीकॉम उपभोक्ता है। इसके बाद ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वो है सेवा क्षेत्र। कृषि हमने पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया, आधारभूत संरचना पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे पहले जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है सकल राज्य मूल्यवर्धन, ठीक है।
तो राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 20-21 में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? 45.43%। प्रचलित कीमतों पर कितना है? 45.43%, जो कि 2019-20 में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.17 था, लेकिन कोविड के कारण कमी आई है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो वो कितना रह गया प्रचलित कीमतों पर? 45.43%। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्थिर मूल्यों पर देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों 11-12 पर कितना है? 11-12 पर ये आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से, तो इसकी जो उत्पन्न आर्थिक ये -10.95% इसकी वृद्धि दर, मतलब ये कम हुआ है। ठीक है, कितना कम हुआ है? -10.95%। आगे हम देखते हैं इसके जो उप क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियां सेवा क्षेत्र की। क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनता है। देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कि राज्य में नई पर्यटन नीति लागू की गई है 2020 में। 2020 में राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई है। 9 सितंबर 2020 को। डेट और सन दोनों याद कर लो, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जोधपुर में पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है जोधपुर में, और उससे पहले 2 जगह ऑलरेडी था, वो था उदयपुर और जयपुर, और अब हो गया जोधपुर में। तो 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन हो गए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे था? जो प्रवासी भारतीय थे राजस्थान में आए, ठीक है, उनके लिए था, जो बाहर फंस गए थे तो उनको वापस लाया गया। ठीक है, कोविड-19 के दौरान। तो वंदे भारत मिशन याद रखना। ठीक है, प्रवासी भारतीयों के लिए था। उसके बाद और क्या क्या उपलब्धि रही वो देख लेते हैं। देखो, वर्ष 2020 में हमें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं राजस्थान को। देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली में जो आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड है, उसके अंदर बेस्ट इंडियाज वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है राजस्थान को। ठीक है, बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार मिला है किसको? राजस्थान को। उसके बाद नई दिल्ली में पिंक सिटी जयपुर, नई दिल्ली में पिंक सिटी जो अपना जयपुर है, उसको बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री। और रणथंभौर को मिला है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड। ठीक है, तो बेस्ट हेरिटेज का तो किसको मिला है? जयपुर को, और वाइल्ड लाइफ का मिला है रणथंभौर को। ये दोनों को याद रखना। और बेस्ट इंडिया वेडिंग का तो हमको मिला ही है। अब हम कुछ नई चीज़ देखेंगे। ये पुरातत्व एवं संग्रहालय पर्यटन विभाग, ये अलग अलग तरीक़ों से जो हमारे स्मारक है स्थापत्य के पुराने नए, उनको सही करवाते हैं या उनका संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो देखने का, जो याद करने का जो उद्देश्य है वो क्या है वो बता देता हूँ। पेपर में हमें स्थापत्य से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें लगता है कभी कभी कि यार ये स्थापत्य तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्थापत्य जो बुक्स में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर है, ये देख लीजिए। ये इनमें से स्थापत्य में भी पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, हमें यहाँ पर सिर्फ जो स्थापत्य है और उसका डिस्ट्रिक्ट देखना है। ठीक है, तो ये पुरातत्व संग्रहालय ने इनका संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर दिया है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है। देखो, किराड़ू बाड़मेर, ये जानते हैं सब। हर्ष देवल शिव मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है, सूर्य मंदिर बूढ़ादीत कोटा। ठीक है, सेठानी का जौड़ा चूरू। मीनार युक्त कूप बुटिया चूरू।
जल महल कुमेर भरतपुर, किशोरी महल भरतपुर। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए यहाँ पे, किराड़ू बाड़मेर, हर्ष देवल का शिव मंदिर जोधपुर, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर कोटा, ठीक है, सेठानी का जौड़ा चूरू, मीनारयुद्ध कूप बुटिया चूरू। ठीक है, उसके बाद जिनका संरक्षण कार्य चल रहा है वो कौन कौन से हैं देखो, भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है, झालावाड़। छनेरी पनेरी देवालय कहाँ पर है, झालावाड़। ठीक है, तो दो तो हमारे झालावाड़ में हो गए। छनेरी पनेरी देवालय कहाँ है, झालावाड़। ठीक है, रामगढ़ किला 12, मंदिर समूह आवा कोटा, फतेहगढ़ का किला अजमेर, फलौदी पोर्ट जोधपुर, शाहबाद का किला 12, शेरगढ़ का किला अटरू। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं हम, सिर्फ जगह और स्थापत्य और डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देना है आपको। डीग का किला कहाँ है, भरतपुर, सज्जनगढ़ का किला उदयपुर, तालाब ए शाही बाड़ी ये कहाँ है, धौलपुर, शिव मंदिर ओसिया जोधपुर, राव बीकाजी की टेकरी बीकानेर। ठीक है, सुख महल कहाँ पर है, बूंदी में, 84 खंभों की छतरी हमें पता है बूंदी में, चौपड़ा महादेव का मंदिर कहाँ है कि भग्नावशेष धौलपुर में, और धूलकोट हमें उदयपुर में पता है। और देख लेते हैं, और बहुत सारे नए नए दिखेंगे आपको। सांबर हमें पता है जयपुर में है, धुंधेश्वर धाम कहाँ पर है, गंगापुर सिटी। ठीक है, तिमनगढ़ का किला करौली में है, 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है, प्राचीन सरोवर मोहन सागर ये कहाँ पर है, मुहाना जयपुर में। ठीक है, जगदीश धाम कैमरी करौली, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, रंगमा तालाब ये करौली में है, शिखर महल ये भी करौली में है, श्री पावूजी मंदिर कोलू जोधपुर में, लक्ष्मी रानी का महल भरतपुर में, बिमल कुंड कामा भरतपुर में, और मचकुंड धौलपुर में। तो इन सबको याद कर लेना, इनसे जरूर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और 4-5 और है वो भी देख लेते हैं। गणमोरा प्राचीन स्थल है नांदोती में, मालकोट का दुर्ग है मेड़ता में, चंद्रसेन मठ है कोटा में, तालाब की पालपा ऐतिहासिक भवन मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी ये है टोंक में, घाट के बालाजी जयपुर, बंदे के बालाजी जयपुर, एवं बौद्ध स्मारक विराटनगर जयपुर में। ठीक है, उसके बाद ये देखो सूर्य मंदिर झालावाड़ हमें पता ही है, केशवराय का मंदिर केशवराय पाटन। तो ये इस तरीके से स्थापत्य के स्थल है। ये शोध पत्रिका है पुरा संपदा। ठीक है, ये जारी की जाती है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट में। देखो ये जो 2-3 पोर्टल है इनसे क्वेश्चन आना ही आना है 101%। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जन सूचना पोर्टल। ठीक है, जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या है और इनके जो वर्ड्स है क्यों हैं वो ध्यान में रखना कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं, पहला पॉइंट तो ये कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी। ठीक है, क्या है हो गया उद्देश्य, सरकारी सेवाओं की जानकारी देना। किस तरीके से देना, सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय। ये तीनों वर्ड्स को ध्यान में रखना। चौथा कुछ और दे देगा और फिर आप लोगों से पूछ लेगा। तो सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। तो जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं की जानकारी देना, वो भी कैसे, सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या है, अभी 55 विभागों में चल रहा है ये और 99 योजनाएं। ठीक है, और उनकी 277 जानकारियां पोर्टल पे उपलब्ध है। तो 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 जानकारी पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान स्टार्टअप। राजस्थान स्टार्टअप क्या है देखो, तो राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति
प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के आदेशों के अंतर्गत अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। इसमें आई स्टार्ट पोर्टल स्टार्टअप के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है। तो कौन सा करता है? आई स्टार्ट पोर्टल। ये सिंगल विंडो की तरह काम करता है आई स्टार्ट पोर्टल। और किसके लिए? ये स्टार्टअप के लिए। सिंगल विंडो का मतलब है सब चीजें जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है, ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया है? इसका उपयोग किया गया है एक शिकायत मंच निवारण के मंच के लिए, ठीक है। तो इसका केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर अलग अलग जो भी तकनीकें हैं वो सारी इसके साथ एक साथ इंक्लूड की गई है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 181 दिया गया है मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन के लिए, ठीक है। तो ये टोल फ्री नंबर भी याद रखना कितना है? 181। राजनेट। राजनेट क्या है? देखो, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राजनेट, इसको राजस्वान भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। तो राजनेट किससे संबंधित है या राजस्वान किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत स्तर पर जो नेट की कनेक्टिविटी है उससे संबंधित है। सारे जो पोर्टल और योजनाएं हैं उनके उद्देश्य ही याद रखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान ये 2019-20 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो विभिन्न योजनाओं का लाभ, राजस्थान जो जन आधार योजना है इसका उद्देश्य क्या था कि विभिन्न योजनाओं का जो लाभ है वो सरलता, सुगमता और पारदर्शिता, ठीक है, सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना लाए जाने की घोषणा करी थी। तो जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में आम जन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के माध्यम से ये योजना लाई गई थी। और 18 दिसंबर 19 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया। तो कब आई थी? 2019 में। उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा जो सेवा क्षेत्र का टॉपिक था ये हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे अगले जो टॉपिक है शहरीकरण और शहरी विकास, ठीक है। इसमें जो डाटा है इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में कितनी थी? 17.97 और अब कितनी हो गई 2001 में? 27.81 और 2011 में हो गई 31.14%, ठीक है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई? शहरी जनसंख्या की 31.14%, ठीक। ये तो हो गई भारत की बात। अब राजस्थान की देखते हैं। तो राजस्थान की 1961 में कितनी थी? 16.28%। 2001 में हो गई 23.39% और 2011 में हो गई 24.87%। तो 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.87% राजस्थान में शहरी जनसंख्या है, ठीक है। ये याद करो पहले तो। उसके बाद देखो वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाली कुल जनसंख्या थी कितनी थी? 1.70 करोड़। 1.70 करोड़ का मतलब कितना हो गई? अभी हमने जो करी थी 24.87%, ठीक है। 1.70 करोड़ का मतलब है 24.87
प्रतिशत, तो 1.70 करोड़। ठीक है, अब इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है 89.9 लाख और महिला है 81.39 लाख। ठीक है, तो अब बात ये है कि इसको, ये तो ठीक है लेकिन इसका प्रतिशत देख लेते हैं। 24.87 तो कुल है, तो उसमें से पुरुष का प्रतिशत कितना है और महिला का कितना है। तो पुरुष का प्रतिशत है 52.26% और महिला का है 47.74%। शहरी जनसंख्या 24.87% है राजस्थान में, उसमें से पुरुष का है 52.26% और महिला का है 47.74% जनसंख्या। उसके बाद आते हैं हम लिंगानुपात पे, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का। देखो, राजस्थान का जो शहरी क्षेत्र है उसमें बच्चों की जनसंख्या का आकार 2001 में कितना था 20.64 लाख और 11 में हो गया 22.35 लाख। ठीक है, तो इसमें से अब ये तो एक का हो गया, तो वर्ष 2011 में बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में 53.37% लड़के और 46.43% लड़कियां थी। मतलब टोटल 2011 में जो 0 से 6 वर्ग के थे वो कितने थे 22.35 लाख। ठीक है, और इनका प्रतिशत ये याद रखना जरूरी नहीं है, टोटल याद रख लो बहुत है। उसके बाद अब हम देखते हैं इनका लिंगानुपात। देखो, शहरी क्षेत्र में वर्ष 2011 में लिंगानुपात था 914। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात था वो था 914। कितना था 914, और 2001 में कितना था 890। तो 2001 की तुलना में वो बढ़ा है, 914 हो गया। ठीक है, अब जबकि वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात था वो था 933, तो शहरी क्षेत्र की तुलना में तो कम ज़्यादा हुआ। तो शहरी क्षेत्र में तो 914, ग्रामीण क्षेत्र में 933, दोनों डाटा याद कर लो अच्छे से। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात था 914 और ग्रामीण क्षेत्र में था 933। ठीक है, अब देखो, लेकिन यदि दोनों की बात करें, ठीक है, तो 2001 में देखो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जो बाल लिंग, ये तो टोटल ओवरऑल लिंगानुपात हो गया, जो बाल लिंगानुपात था वो 887 था। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में बाल लिंगानुपात 2001 में जो 914 था वो 2011 में कितना रह गया 874। मतलब जो बाल लिंगानुपात था वो 2011 में 2001 की तुलना में शहरी और ग्रामीण दोनों में डाउन हुआ है। ठीक है, तो कितना 2011 में क्या लिंगानुपात रहा बाल लिंगानुपात कि 2011 में जो शहरी राजस्थान में वो कितना रहा 874 और ग्रामीण में कितना रहा 892। तो 2001 की तुलना में दोनों में ये डाउन रहा है। अब देखते हैं साक्षरता दर। देखो, साक्षरता में 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर थी 60.40। ठीक है, तो उसमें 6 पॉइंट की बढ़ोतरी होके अब हमारी है 66.11। तो साक्षरता दर कितनी हो गई हमारी 66.11। एक तो ये याद कर लो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें जो शहरी क्षेत्र में कितनी थी ग्रामीण में कितनी थी, तो शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर है 79.70। शहरी क्षेत्र में है 79.70 और ग्रामीण क्षेत्र में है 61.40। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ओवरऑल साक्षरता दर है राजस्थान की 66.11 उससे कम है अभी भी 61.40 है, और शहरी क्षेत्र में है 79.70% और टोटल है 66.11।
इसके बाद अब हम शहरीकरण में वाला जो टॉपिक है इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है, शहरी विकास के लिए क्या क्या हो रहा है। तो राजस्थान में शहरी जो विकास है, ठीक है, उसके लिए 3 विकास प्राधिकरण है, ठीक है। 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ठीक है। तो 3 विकास निगम है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, और 14 यूआईटीज है, शहरी न्याय विकास 14 शहरों में। तो ये डाटा याद रख लो, 3 तो निगम है और 14 क्या है, शहरी विकास। अब देखो जयपुर जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसके जो फेज है, ठीक है, तो वो याद कर लो कौन सा कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले फेज 1A, फेज 1A कहाँ से कहाँ तक है, मानसरोवर से चांदपुर। ये अभी चल रहा है, 2015 से चालू हो चुका है फेज 1A मानसरोवर से चांदपुर। फेज 1B कहाँ से है, चांदपोल से बड़ी चौपड़। 2 हो गए, फेज 1A और फेज 1B, मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़, ठीक है। उसके बाद आता है फेज 2। तो फेज 2 है, फेज 2 कहाँ से कहाँ तक है, सीतावाड़ी से अम्बावाड़ी। फेज 2 है सीतावाड़ी से अम्बावाड़ी। और फेज 1A3 1C बड़ी चौपड़ से कहाँ जाएगा फिर अब, ट्रांसपोर्ट नगर, ठीक है। तो फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल, फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़, फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, और फेज 2 है हमारा सीतावाड़ी से अम्बावाड़ी। इसके अलावा अब हम इसमें देखते हैं क्या हमारा महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, शहरीकरण का जो था वो हम पढ़ चुके हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन का हम देखेंगे डाटा। देखो स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है, ठीक है, जून 2015 में लागू हुआ है। राजस्थान के 4 शहरों को इसमें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 100 शहरों का सम्मिलित करना है। उसमें राजस्थान के 4 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्मार्ट सिटी मिशन में कौन कौन से शहर है राजस्थान के, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। उसके बाद आते हैं हम अमृत मिशन पे। तो अमृत जो मिशन है, ठीक है, केंद्र सरकार का है, ये भी अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना है ये, ठीक है। इसमें राजस्थान के 29 शहर हैं। तो वहाँ पे जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो सीवरेज, पानी या सड़कें, नालियाँ, उनके लिए ये चिन्हित किए गए हैं। तो राजस्थान के कितने शहर हैं उसमें से 29। उसके बाद देखो एक सीधा डाटा लेकिन पूछा जा सकता है, एलईडी लाइट प्रोजेक्ट। तो राजस्थान में कितने दिसंबर 2020 तक, ठीक है, 11.55 एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी है। 11.55 लाख एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं। इसके बाद ये हमारा शहरीकरण वाला जो चैप्टर है वो हो गया है समाप्त। अब हम देखेंगे आधारभूत सामाजिक सेवाएं, ठीक है, और इसमें भी शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा शिक्षा वाला, ठीक है। शिक्षा में सबसे पहले हम देखेंगे समग्र शिक्षा। देखो भारत सरकार का प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, भारत सरकार का प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समग्र शिक्षा एक संबद्ध फ्लैगशिप तो फ्लैगशिप कार्यक्रम है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाटा है देखो। सबसे पहले तो हम इधर से देखते हैं, तो शिक्षा के जो कदम हैं उनके लिए राजस्थान में क्या क्या कदम उठाए गए हैं।
तो सबसे पहले 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभी वर्तमान में चल रहे हैं। कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? 319। उद्देश्य क्या है? इनमें किसको नामांकित किया गया है? जो मतलब कि जो बीच में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है, जो बालिकाएं हैं, तो ये आवासीय विश्वविद्यालय में जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और जो पढ़ना चाहते हैं दोबारा से, जो भी बालिकाएं हैं, तो उनको इसमें नामांकित किया गया है। 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है 10 है हमारे मेवात बालिका आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें से ना ये इसका जो उद्देश्य है वो मेवात क्षेत्र में जो बालिका है उन, क्योंकि मेवात क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो मेवात क्षेत्र से जो भी बालिका हैं तो उनके लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं मीना राजू एवं गार्गी मंच। देखो, मीना राजू मंच जो है, ठीक है, वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, ठीक है, और जो गार्गी मंच है वो है 9 से 12 तक के लिए, ठीक है। तो मीना राजू मंच तो कितने 6 से 8 तक के लिए है, और जो गार्गी मंच है वो 9 से 12 तक के लिए। उद्देश्य क्या है? सामाजिक मुद्दों से इनको परिचित करवाना और जागरूकता लाना, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब के प्रति जागरूकता लाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अध्यापिका मंच। जो अध्यापिका मंच है, ठीक है, तो अध्यापिका मंच है जो है विद्यालयों में बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और विद्यालयों में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए अध्यापिका मंच। तो अध्यापिका जो मंच है वो बालिकाओं के लिए नहीं है, ये अध्यापकों के लिए है, ताकि जो शैक्षणिक स्तर है छात्राओं का वो फ्रेंडली बन जाए टीचर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक किशोरी मेले। तो जो शैक्षणिक किशोरी मेले हैं इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका जो उद्देश्य है मूलतः वो है, एक तो शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना, ये तो है ही सबका, उसके अलावा विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ताकि रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। तो शैक्षणिक जो किशोरी मेले हैं वो किसके लिए है? विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए है। और देखो, सक्षम एक आत्मरक्षा के लिए कदम है लड़कियों के लिए, ठीक है, उनको सिखाने के लिए प्रशिक्षण है, ये आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण है लड़कियों के लिए सक्षम, ताकि वो डरे नहीं और नामांक स्कूल में आने और रुकने और सीखने की प्रवृत्ति में उनके वृद्धि हो। इसके अलावा है हमारा इम्पोर्टेंट एक उत्कृष्ट विद्यालय योजना। देखो, उत्कृष्ट जो विद्यालय योजना है उसके लिए क्या है प्रोसेस? देखो, आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। देखो, उत्कृष्ट विद्यालय जो योजना है उसके लिए सबसे पहले एक ग्राम पंचायत पर चयनित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आदर्श जो विद्यालय है वो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को मार्गदर्शक प्रदान करेगा 1 से 8वीं तक वालों को, ठीक है। तो पहले आदर्श विद्यालय बनेगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर, उसके बाद वो मार्गदर्शक प्रदान करेगा उत्कृष्ट विद्यालय बनने के लिए, ठीक है, ताकि उसको बाद में क्रमोन्नत किया जा सके। इसके बाद देखते हैं हमारा आगे क्या है। अब आते हैं हमारे मॉडल स्कूल पे, उसका आगे है महिला शिक्षण बिहार। देखो, महिला जो शिक्षण बिहार है वो किस लिए है? ये जो महिला शिक्षण बिहार है ये 15 से 30 वर्ष की
तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी और शिक्षा के अवसरों से वंचित। महिला शिक्षण बिहार 15 से 30 वर्ष की जो तलाकशुदा, विधवा, ठीक है, और आदिवासी और शिक्षा से जो वंचित समूह की महिलाएं हैं, उनके लिए ये 10वीं तक के विद्यालय हैं आवासीय, महिला शिक्षण बिहार, ठीक है। और ये झालावाड़ में कार्यरत है। तो महिला शिक्षण बिहार कार्यक्रम कहाँ पे संचालित है? झालावाड़ में, ठीक है, 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। महात्मा गांधी के जो 150वीं जयंती है उसके वक्त, ठीक है, तो उनके जो न्यायशीता का जो सिद्धांत है उससे प्रेरित होकर आनंदम नामक एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया है? आनंदम, ठीक है। इसका ये उद्देश्य क्या है? समाज सेवा सिखाना, कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सके। आगे देखते हैं अब क्या है। शिक्षा का हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है। अब हम स्वास्थ्य संबंधी जो भी है उनको देखते हैं। देखो, कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी से रोगियों को बचाने के लिए यहाँ पर जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और अजमेर भीलवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराई गई थी। वहाँ पे सेंटर बनाए गए थे, ठीक है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में। अब देखो, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, निरोगी राजस्थान अभियान। तो निरोगी जो राजस्थान अभियान है, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, ठीक है। इस सभी नागरिकों के लिए 18 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसकी डेट और इसका सन याद कर लो। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? देखो, एक तो जनसंख्या नियंत्रण का इसमें रखा गया है, ठीक है, ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल हो सके। उसके बाद वृद्धावस्था की स्वास्थ्य और समस्याएं और देखभाल संबंधी महिला स्वास्थ्य का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, ठीक है। मौसमी और संचारी रोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किशोरावस्था के स्वास्थ्य जो भी बीमारियां होती है इनको इसमें निवारण होगा। असंचारी रोग जो जीवन शैली पर आधारित नहीं होते हैं, मतलब उनको भी इसमें शामिल किया गया है। टीकाकरण और वयस्क टीकाकरण, खाद्य मिलावट, प्रदूषण इत्यादि। तो ये सब बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसके लिए इस अभियान को सही करने के लिए या सफल बनाने के लिए क्या किया गया है? प्रत्येक गांव में, शहरी वार्ड में एक एक स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र, ठीक है। महिला व पुरुष को चयन किया गया है, उनको क्या नाम दिया गया है? स्वास्थ्य मित्र, ग्राम पंचायत पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का एक बहुत पहले से चली हुई है, फिर भी पूछ सकते हैं। 2 अक्टूबर 2011 से ये चल रही है और वर्तमान में 709 दवाएं, इसमें 709 से बढ़ाकर 713 कर दी गई है। तो 713 प्रकार की दवाएं निःशुल्क मिल रही है और 181 सर्जिकल और 77 सूचर सूचीबद्ध है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ठीक है, ये निःशुल्क जांच के लिए है। उसके बाद आगे देखते हैं स्वास्थ्य में हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। कोविड में महामारी के, ये देखो, कोविड में एक थीम चली थी, घर पर योग, परिवार के साथ योग, ठीक है। ये ऑनलाइन योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था कोविड-19 के दौरान 21 जून 2020 को। 21 जून को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन उस 2020 की थीम क्या थी? घर पर योग, परिवार के साथ योग। चलो आगे हम देखते हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधी क्या महत्वपूर्ण है।
आशा सहयोगिनी, ये आपको पता ही है कि किस काम में आती है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के रूप में है, ये महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक है। और दिसंबर 2020 तक 52,223 आशा सहयोगिनी कार्यरत है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। तो ये हमारा जो बुनियादी सेवाएं थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो भी योजनाएं थी वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं, हमारा अन्य सामाजिक सेवा और कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, ठीक है, तो वो उनको हम विशेषतः देखेंगे। सबसे पहले जल जीवन मिशन द्वारा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो है पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना। तो जल जीवन मिशन किस लिए आया है? पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है। और इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी बराबर है। केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है इसमें बराबर है, ठीक है। 1:1 में केंद्र और राज्य की भागीदारी है। उसके बाद अन्य योजनाएं देखते हैं हम। मिड डे मील योजना देख लो, पुरानी है बट ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इसका। मिड डे मील योजना का पहले तो उद्देश्य देख लो, ठीक है। देखो जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं से जरूरी नहीं है सीधा क्वेश्चन थ्रो हो। सेंटेंस में क्वेश्चन थ्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 4 सेंटेंस दे दिए, उनमें से सत्य कथन पूछ लेगा या असत्य कथन पूछ लेगा, इसलिए योजनाओं में पूरी डिटेल पढ़ना आवश्यक है। तो मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना, ठीक है। तो पोषण स्थिति में सुधार होगा तभी बच्चा पढ़ेगा। तो 1 से 8 तक की जो बच्चे हैं उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अब इस योजना के तहत देखो, इसके जो तहत है ना, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन। और 6 से 8 तक के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम का जो गेहूँ चावल है वो प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। और भोजन में 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन शामिल होता है। तो ये भी ध्यान रखना, 100, 150, 450 प्लस 12 और 700 प्लस 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद इसमें उत्सव भोज भी आयोजित किया गया है, कोई भी अपने जन्मदिन पर या इस पर इनको दे सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं को स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए, ठीक है, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों से देखभाल और सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना। क्लियर? तो लाभार्थी को कुल 5,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी 3 किस्तों में, ठीक है। पहली किस्त 1,000 रुपये की, दूसरी 2,000 की और तीसरी 2,000 की, और बैंक या डाकघर से इसका किया जाएगा, तो भुगतान किया जाएगा। तो मातृवंदना योजना का उद्देश्य हो गया पोषण की स्थिति में सुधार करना। 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी 3 किस्तों में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये योजना भी पूछी जाएगी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये डिस्ट्रिक्ट जरूर याद कर लेना। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में ये शहरिया बहुल और 12 के जो शहरिया बहुल क्षेत्र हैं, ठीक है। ये 5 जगह ये शुरू की गई है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 में, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो आते हैं 2013 के अंतर्गत, ठीक है, वो सब शामिल है।
और लाभार्थी को 5 चरणों में मिलेगी 6,000 रुपये दूसरी संतान के पैदा होने पर। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बालू क्षेत्र जो 12 का उसमें है। 19 नवंबर 2020 को ये लागू की गई है। 5 चरणों में 6,000 रुपये मिलेंगे दूसरे प्रसव के बाद। अब हम देखते हैं, ये देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ठीक है। तो पीडीएस के सिर्फ हम उद्देश्य देखेंगे, इनके उद्देश्य क्या क्या है, क्योंकि उद्देश्य पूछ सकता है। देखो, पहला उद्देश्य कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना। जो भी कीमतें हैं आमजन की आवश्यकताओं की, उनमें स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना। चौथा उद्देश्य खाद्यान्न का आवंटन में वितरण। पांचवा राशन कार्ड जारी करना। छठा उचित मूल्य की दुकानों का कामकाज और पर्यवेक्षण निगरानी, ठीक है। फिर है उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आवश्यक वस्तुओं का नियमित रूप से वितरण करना। तो इसके जो उद्देश्य हैं ये उद्देश्य याद रखने हैं सिर्फ। उसके बाद देखो, सहरिया, खैरबर, कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा। तो अंत्योदय योजना के तहत राज्य के 12 जिले की सहरिया, तो 12 जिले की तो सहरिया जनजाति और खैरवा और कथोड़ी जनजाति हो गई, 12 जिले की तो सहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किलो गेहूं प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये जनजातियों के डिस्ट्रिक्ट याद रखना, 12 जिले की सहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति। इसके बाद देखते हैं हमारी क्या महत्वपूर्ण योजना है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। देखो, मुख्यमंत्री जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में क्या है, इसके अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष। तो इनकी एज देख लो पहले। ये जो भी वृद्धावस्था वाली जो योजना है इनमें 55 वर्ष न्यूनतम रखी गई है महिलाओं की और 58 वर्ष पुरुषों की। तो 55 वर्ष या इससे ऊपर की महिलाएं और 58 वर्ष या इससे ऊपर के पुरुष, ठीक है। तो इनको वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के रूप में महिलाओं को तो 750 वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के रूप में 750 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक है। और यदि 75 वर्ष से ऊपर है तो उसको मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। चलो फिर आ जाते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सिर्फ महिलाओं के लिए है। कौन सी महिलाओं के लिए? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए, ठीक है। अब इस योजना में क्या है, देखो इस योजना में जो 500 रुपये प्रति माह है और 750 रुपये प्रति माह है। तो 500 रुपये प्रति माह तो किन को दिए जाएंगे? 18 से 55 वर्ष वालों को। 18 से 55 वालों को तो दिए जाएंगे 500 रुपये और 750 रुपये दिए जाएंगे 55 व उससे अधिक वालों को, ठीक है। और 60 वर्ष से कम, मतलब 55 से 60 वालों को दिए जाएंगे 750 रुपये, ठीक है। और 1000 रुपये दिए जाएंगे 60 से 75 वर्ष वाली महिलाओं को, ठीक है। और 75 वर्ष से ऊपर वाली को महिलाओं को दिए जाएंगे 1500 रुपये। तो 4 कैटेगरी है इसमें, क्लियर सी बात है। एक तो 18 से 55 वर्ष, 4 कैटेगरी है इसमें। 18 से 55 वर्ष, 55 से 60, 60 से 75 और 75 से ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो रुपए दी जाएंगे वो 500, 750, 1000 और ये हो गए
1500, ठीक है। और ये एकल नारी के लिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना, पेंशन योजना, ठीक है, ये विशेष योग्यजन के लिए है, ठीक है। इसमें देखो 750 रुपये तो दिए जाएंगे 55 वर्ष से लेके 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष के पुरुष को, ठीक है। उसके बाद पेंशनर को, और 55 वर्ष से उससे अधिक आयु की जो महिला है और 58 वर्ष से उससे अधिक आयु के जो पुरुष है लेकिन 75 वर्ष से कम है उसको दिए जाएंगे 1000 रुपये, और 75 वर्ष से ऊपर वाले को दिए जाएंगे 1250 रुपये, ठीक है। और यदि सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उसको दिए जाएंगे 1500 रुपये। तो ये विशेष योग्यजन के लिए है, ठीक है। तो इसमें 750 रुपये तो 55 वर्ष से कम वालों महिलाओं को और 58 वर्ष से कम वाले पुरुषों को, फिर 55 से ऊपर और 58 से ऊपर लेकिन 75 से कम वाले को 1000 रुपये, ठीक है। और 75 से ऊपर वाले को 1250 रुपये, और सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से जो पीड़ित है उसको दिए जाएंगे 1500 रुपये प्रति माह। पालनहार योजना, ये पालनहार योजना गरीब बच्चों के लिए है, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए जिनके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई हो या आजीवन कारावास में हो या मौत की सज़ा काट रहे हों, ठीक है, माता की मृत्यु हो गई और पिता आजीवन कारावास काट रहे हों, तो उनके लिए ये जो योजना है पालनहार अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो 0 से 6 वर्ष के हैं, ठीक है, तो उनके लिए आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वाले को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे पालनहार योजना के तहत। उसके बाद ये देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन रोजगार योजना। ये क्या है, प्रधानमंत्री विशेष योग्यजन रोजगार योजना, ठीक है। विशेष जन को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और मतलब जिनकी 2 लाख से कम वार्षिक आय है, और राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये का अनुदान राशि और या ऋण राशि का 50% तक जो भी कम हो प्रदान की जाती है। इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा पहली बात तो, और राज्य सरकार 50,000 रुपये तक का अनुदान देगी या उसका 50% जो भी उसमें कम हो तो वो उसका अनुदान दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या योजना है। लगभग महत्वपूर्ण योजना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना को देखते हैं। राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। तो इसका उद्देश्य बालिकाओं का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना, ठीक है। कब से की गई है, ये जून 2016 के बाद जो बालिकाएं हैं, ठीक है, 16 के बाद है, उसके बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं वो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिकाओं को 6 किस्तों में मिलेंगे कितने रुपए, 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। 2016 के बाद जो बालिकाएं जन्म हुई है उनको 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। तो इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद देखते हैं बालिका संबंधी कोई योजना। ये हमारा बुनियादी जो था सामाजिक सेवाओं का ये चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो अंतिम जो चैप्टर है एक लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, 1-2 है वो देख लेते हैं। एक तो राज्य में वित्त वाला जो टॉपिक है वित्त संसाधन का, उसको देख लेते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है। उसमें हमारी एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि किसको हमने सबसे ज़्यादा जो बजट है वो
किसको सबसे ज़्यादा दे रखा है हमने, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो स्कीम बार हमने जो बजट है हमारा उसमें जो आवंटन किया गया है स्कीम बार, वो किसको सबसे ज़्यादा और किसको सबसे कम किया गया है। तो पहले नंबर पर हमारा जो आता है वो आता है हमारा सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। तो सामुदायिक और सामुदायिक सेवाओं का कितना किया है, 54,767 करोड़ रुपए। तो पहले स्थान पर कौन सा आ गया हमारा, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा किया गया है वो किया गया है ऊर्जा पर। सेकंड पे कौन है, ऊर्जा, ठीक है। सेकंड पे ऊर्जा हो गया, थर्ड पे हो गया हमारा ग्रामीण विकास, फोर्थ पे हो गया कृषि और फिफ्थ पे हो गया हमारा परिवहन। तो इनका क्रम याद रखना कि सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में जो स्कीम बार जो बजट पहले स्थान पर सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं, दूसरे स्थान पर ऊर्जा है, तीसरे स्थान पर जो है वो है ग्रामीण विकास, चौथे पर है हमारा कृषि और पांचवे पर है परिवहन। तो इनके लिए ये जो सेक्टर्स हैं इनके लिए बजट का आवंटन किया गया है और इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पढ़ने जैसा, ठीक है। अब हम इसमें से जो पढ़ने का है वो देखते हैं। देखो हमारे कुछ योजनाएं हैं जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो इन योजनाओं में हमें ये देखना है कौन सी योजना है, कब से लागू है और किसकी सहायता से हमें वो योजना मिल रही है या उसमें सहायता है। एक से दो क्वेश्चन इन योजनाओं से जरूर आने वाले हैं। तो सबसे पहली जो योजना है वो है, देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ठीक है, JICA, जायका जिसको हम बोलते हैं। देखो ये JICA जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से वित्त, ये JICA जो है वो जापान की है। तो ये किससे वित्त पोषित है, ये परियोजना जापान से, ठीक है। इसका क्या चल रहा है, 2011 से चल रही है और 2021 तक पूर्ण की जानी है, मतलब कि ये पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, जो जायका के थ्रू जो चल रही है उसका उद्देश्य क्या था कि वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के कार्य करना, ठीक है, ताकि वन क्षेत्रों में वृद्धि हो सके। ये स्पेशली अरावली वाला जो एरिया है, अरावली वाला एरिया और जो वन संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे ये चल रही है। तो ये जो योजना है वो 15 जिलों और 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में चल रही है, ठीक है। तो पहली जो हमारी योजना थी वो जायका के माध्यम से जापान द्वारा वित्त पोषित है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, वनाच्छादन के लिए 15 जिलों में और 7 वन्य संरक्षित क्षेत्रों में। दूसरी पे हम आते हैं, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो योजना है वो विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। ये याद रख, इनको सम्मिलित करवा लेगा वो आपसे। तो ये याद रखो कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किसकी सहायता से चल रही है, विश्व बैंक की सहायता से। कब प्रारंभ हुई, जुलाई 2012 में और जून 2020 में समाप्त हो गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो चुने हुए क्षेत्रों में वहाँ पे कृषि उत्पादकता और कृषकों की आय में वृद्धि करवाना, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, चुने जो क्षेत्र हैं जो राजस्थान के, उनमें कृषि उत्पादकता और कृषकों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। और इसका क्रियान्वयन 8 कृषि जलवायु खंडों में किया जा रहा था। इसके बाद हम अलग से देखते हैं नेक्स्ट हमारी राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय फ्लोरोसिस निराकरण योजना, ठीक है। ये फ्लोरोसिस स्पेशली नागौर में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे नागौर में जो पानी है वहाँ पे उसमें फ्लोराइड बहुत है, तो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए है ये। और ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, ये JICA जायका के द्वारा वित्त पोषित है, जो जैव विविधता वाली थी उसी के द्वारा, ठीक है।
तो फ्लोरोसिस कार्यक्रम जो है वो नागौर में है और जापान जो जायका है वो उसके द्वारा वित्त पोषित है। 13 से शुरू है, 20 में पूर्ण होनी थी लेकिन 2022 तक इसका बढ़ा दिया है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज बी। तो जयपुर मेट्रो रेल लाइन का जो फेज बी है वो किसकी सहायता से चल रहा है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है ये फेज बी। जयपुर मेट्रो रेल लाइन का जो फेज बी है वो एडीबी के द्वारा वित्त पोषित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, कब जो विद्युत प्रसारण तंत्र है वो KWF फ्रैंक, ये जर्मनी की कंपनी है KfW, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्य विद्युत प्रसारण तंत्र, ठीक है। तो ये KfW जो है वो जर्मनी द्वारा है, ठीक है। तो जर्मनी द्वारा ये वित्त पोषित है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो ये जो KfW है ये कब से चल रही है? 2015 से 20 में ये पूर्ण हो जाएगी। और इसके अंतर्गत क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की जो क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में ये क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है ये किसकी सहायता से चल रहा है? एडीबी की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से ये वित्त पोषित है, ठीक है। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित है? एडीबी के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, राज्य के चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना, संपूर्ण स्वच्छता, सीवरेज सहित, जो चयनित शहर है ना उनको जलापूर्ति और सीवरेज सहित स्वच्छता प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये भी एडीबी की सहायता से चल रहा है, वित्त पोषित है, ठीक है। इसका उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात दक्षता में सुरक्षा और सुधारना है। यातायात जो मार्ग है उनकी दक्षता और उनमें सुरक्षा को सुधार करना है और एडीबी के माध्यम से है ये भी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। उसके बाद राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, ये भी एडीबी के माध्यम से वित्त पोषित है। इसके बाद राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये निवेश कार्यक्रम राजमार्ग का ये भी एडीबी के माध्यम से वित्त पोषित है। 19 से चल रहा है, 24 तक चलेगा, ठीक है। वही यातायात में दक्षता में सुधार और राजमार्गों पर सुरक्षा करना है, ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये विश्व बैंक की सहायता से है, ठीक है। ये निवेश कार्यक्रम है, ये एडीबी की सहायता से है और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ये विश्व बैंक की सहायता से, उद्देश्य दोनों का बराबर है। उसके बाद है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ठीक है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना JICA के माध्यम से ये कार्य वित्त पोषित है, जापान, और अक्टूबर 2024 तक चलेगी। 27 जिलों में 137 परियोजनाओं को पुनरुद्धार और नवीनीकरण किया जाएगा। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जो परियोजना है तो वो जापान के JICA द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा देखो रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, ठीक है, ये NDB के द्वारा वित्त पोषित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। रेगिस्तान क्षेत्र में उद्देश्य क्या है? देखो 18 में शुरू हुई है, 23 तक चलेगी। ये जो योजना है रेगिस्तान वाली ये 18 में शुरू हुई है, 23 तक चलेगी, ठीक है।
इसका जो क्रियान्वयन है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया जा रहा है ताकि सेम की समस्या से मुक्ति मिल सके। और हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके बाद हमारी लास्ट है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की योजना, ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। 18 में शुरू हुई है, 24 तक चलेगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर नियोजन और बजट निष्पादन में योगदान करना है और राजस्व प्रणाली को मजबूत बनाना है। तो ये राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ की जो परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, हमारी आर्थिक समीक्षा पूरी हो चुकी है। जो भी इससे एमसीक्यूज और बन सकते थे, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उनको एक बार और बार बार उनको रिवाइज कर लें। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।